दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे थे। ये तो आप जानते ही हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। अब आप बात करते हैं आगे के शासकों के बारे में। देखिए, ऐसा है, कुछ छात्रों का एक प्रश्न था कि सर हिस्ट्री में इतने ज़्यादा शासक हैं तो हम कैसे सभी शासकों को याद रखें। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि इतिहास में हर वंश में बहुत से ज़्यादा शासक हैं, तो ये नहीं हो सकता कि हम सारे शासकों के बारे में पढ़ें। तो आप हमेशा बस याद रखें कि इतिहास में उसी को याद रखा जाता है कि या तो जिसका नाम हो या जो बदनाम हो, लेकिन अगर वो गुमनाम है तो उसका हमारे इतिहास में कोई भी उपयोगिता नहीं है। तो इसी तरह से कुछ शासक हमारे बीच में आएंगे जिनके बारे में चर्चा करेंगे। शायद उन शासकों का नाम ले भी सकते हैं, नहीं भी, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी कंपटीशन में भी उन शासकों के बारे में अक्सर नहीं पूछा जाता है। तो हम जहाँ तक गुलाम वंश के बारे में जब बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम दो लोगों को एक साथ में लेकर पढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा अंतर समझ में आए। एक प्रश्न जो कंपटीशन में भी अधिक मात्रा में पूछा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखें, यहाँ पे लिखा है गुलाम वंश। आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से लेकर 1526 तक है, क्योंकि उसके बाद फिर हमारा मुगल वंश प्रारंभ हो गया था। गुलाम वंश हमारा 1206 से 1290 के बीच में है और पहला शासक हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसका कार्यकाल 1206 से 1210 के बीच में है। अब आप समझ लें, पहले युद्धों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो होते थे घोड़े, क्योंकि एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें घोड़ों का प्रयोग करना पड़ता था। तो इल्तुतमिश से पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था, पद था उस विभाग में। इसका नाम था अमीर ए आखूर। इसका तात्पर्य है अश्व सेना का प्रधान सेनापति। तो इतने अधिक महत्वपूर्ण पद पर पहले से कुतुबुद्दीन ऐबक काबिज था। तो जब मोहम्मद गोरी भारत के बाहर मारा गया और ऐबक उसका सेनापति था, अमीर आखूर जैसे पद पर था, उसके मरने के बाद चूंकि उसका कोई पुत्र नहीं था तो उसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक अगला शासक बना है, इसलिए इसे हम लोग गुलाम वंश के नाम से ही जानते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें, अगला शासक आया था इल्तुतमिश इसके बाद। तो आप ये समझें कि कुतुबुद्दीन, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो उसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। परंतु यदि प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यानी हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तब वो आता इल्तुतमिश। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है। तो आप देखें, दो तीन चीजें किसी भी शासक को शासक बनने के लिए दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती। एक तो उस शासक के सिक्के चलते थे, लेकिन जब तक ऐबक जीवित था, ऐबक का चूंकि कार्यकाल बहुत छोटा है, जैसा मैंने बताया अभी आपको, 1206 से 1210 के बीच में, तो ऐबक का कार्यकाल छोटा था, तो ऐबक ने अपने कार्यकाल में अपने किसी प्रकार के सिक्कों को जारी नहीं किया। लेकिन जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उसने दिल्ली सल्तनत में पहली बार टंका और जीतल नामक दो मुद्राओं को प्रारंभ किया था। दूसरी बात, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। उसकी राजधानी दिल्ली नहीं थी, बट हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। शायद उसके अंदर कुछ भय रहा होगा कि लाहौर में रहें, भारत की जनता अगर हमें स्वीकार नहीं करती है तो शायद वहां से भागना ज्यादा आसान होता उसके लिए, इसलिए दिल्ली तक वो नहीं आया, दिल्ली को उसने राजधानी नहीं बनाया। बट हम लोग दिल्ली सल्तनत ही पढ़ रहे हैं। इल्तुतमिश जो था उसने दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया, इसलिए इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यानी कि रियल फाउंडर माना जाता है। ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात कि ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया था। कोई भी पिता अपनी पुत्री का विवाह हमेशा उच्च स्थान पर करता है। वो हमेशा चाहता है कि जो अपनी बेटी, मेरी पारिवारिक स्थिति कैसी भी हो, हम किसी भी व्यवसाय में हों, लेकिन अपना दामाद अच्छा ढूंढे, अपनी बेटी के लिए एक अच्छे वर का चयन किया जाए, हमेशा उसके अंदर मनसा रहती है। जैसे हमारे पूछा भी जाता है, किसी के विवाह के लिए घर वाले आते हैं तो उनकी एक डिमांड होती है कि भैया लड़का खाते पीते घर का हो लेकिन पीता खाता ना हो। तो इल्तुतमिश से चूंकि उन्होंने विवाह के लिए कहा होगा, तो ऐसा तो नहीं था कि वो गुलाम से अपनी बेटी की शादी करता है। इसका मतलब है कि अगर उसने अपनी बेटी से इल्तुतमिश का विवाह किया, इसका मतलब इल्तुतमिश गुलाम नहीं था। अब शादी के बाद वो गुलाम हो जाए वो गलत बात है, लेकिन वो इनका गुलाम नहीं था। तो चूंकि जो व्यक्ति गुलाम नहीं था, जिसने सिक्के चलाए और जिसने दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाया, वही व्यक्ति इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। अब वापस हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे।
देखिए, ऐबक के बारे में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जब हम बाबर के बारे में बात करेंगे। जब कोई शासक भारत में नया आता है, तो एक परंपरा रहती है कि किसी भी शासक को जब यहाँ पे आता है तो यहाँ की जनता उस शासक को स्वीकार क्यों करे। थोड़ा-सा भारतीय जनता धन लोलुप भी है। कोई भी होते हैं कि लालच की वजह से कई ऐसे नियम राजनीति में भी आप देख सकते होते हैं कि लालच में एक 5 पूड़ी 100 रुपए खाने के लिए लोग भीड़ में लाइनों में नेताओं की सभाओं में बैठे रहते हैं। तो पहले भी थोड़ी मानसिकता ऐसी थी, जैसे ही ये वक्त गद्दी में बैठा उसने भारतीय जनता को प्रलोभित करने के लिए उससे अत्यधिक मात्रा में धन बांटा। ये काम बाबर ने भी किया था, जिसकी बात आगे हम लोग मुगल काल में करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने वो धन बांटा है तो उसकी एक उपाधि बढ़ गई लाख बख्श। दूसरा, जो इल्तुतमिश जो ऐबक था वो बहुत ही अच्छे तरीके से कुरान को पढ़ा करता था। जैसे कि कुरान को या रामायण को पढ़ने का एक तरीका होता है। कुछ लोगों को बुलाया भी जाता है, आप देखते होंगे घर मोहल्ले में, अरे सर आइएगा हमारे रामायण है, आप पढ़िएगा आके। कुछ लोगों को तो मना ही करते भैया तुम बताना। कुछ लोग तो कह के जाते हैं घर में रामायण में कि भैया ऐसा है, रामायण होने वाली है, हम जा रहे हैं पढ़ने, तुम सुनना लाउड स्पीकर पर। तो आदमी अच्छा पढ़ता है तो वो उसे लगता है कि हाँ भैया बड़ा अच्छा, कुछ जो लोग मंत्रों का उच्चारण अच्छा करते हैं उनको लोग बड़ा ही अच्छा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। तो ये कुरान को अच्छे तरीके से पढ़ा करता था, तो इसलिए इसकी उपाधि पड़ गई थी कुरान खां। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐबक के बारे में कि ऐबक एक न्यायप्रिय शासक था, जो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अभी अभी आप आए हो तो आप जनता पे एकदम से आकर अटैक नहीं कर सकते, इसलिए उसकी उपाधि जो थी वो हजरत आला भी पड़ गई। अभी क्या आप देखेंगे मात्र 4 साल का कार्यकाल, आज भी 4-5 साल में जब इतना समय होता है तो बहुत से कार्य नहीं कर पाते हमारे माननीय सांसद महोदय और विधायक महोदय। तो उस समय तो शासक की इतनी विशेषताएं नहीं थी, फिर भी उन्होंने बहुत से कार्य किए। जैसे कि दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कार्य किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक, जो कि दिल्ली में स्थित है। दूसरा एक स्थान है अजमेर में, तो अजमेर शरीफ में वहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय था, उस विद्यालय को तोड़कर वहाँ पर 2.5 दिन के अंदर एक मस्जिद का निर्माण कार्य कराया गया, जिसे हम 2.5 दिन की झोपड़े के नाम से जानते हैं, जो आज भी है। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि 2.5 दिन में क्या किसी मस्जिद का निर्माण हो सकता है? शायद नहीं, और उस समय तो बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब था उसी मंदिर के ढांचे को तोड़कर उस पर गुम्बद का निर्माण किया गया, और वो 2.5 दिन की मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी उसका ढांचा आपको वहाँ पर अजमेर में दिखाई देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ऐबक ने अपने कार्यकाल में एक इमारत बनवाई थी जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, आप सभी इसका नाम सुनते होंगे, जो कि दिल्ली में है। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने प्रारंभ ही करवाया था, बट वह वक्त ऐसा आ गया था 1210 ईस्वी में, जब कुतुब मीनार बन रही थी, मतलब सामान आ गया, टाली खड़ी हुई थी, ईंटें आ गए, निर्माण कार्य होने लगा। तो उसी बीच में 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, इसे हम पोलो खेल कहते हैं, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर नीचे गिरे, ऊपर चले गए, ऐबक का निधन हो गया। और शासक कौन बना? उसका दामाद, जिसका नाम था इल्तुतमिश, जिसकी बात हम लोगों ने भी की थी। अभी एक समस्या आप समझे कि इल्तुतमिश उच्च तुर्क नहीं था, तो उसके बंदे एक मंशा थी कि लोगों को ये लगता था कि मैं भी दास हूँ। मतलब आप सोचो कि गौरी का दास ऐबक, ऐबक का दास इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश थोड़ा दास था, तो उसके अंदर डर भी था कि ऐसा ना हो कि तुर्क लोग कई मेरी हत्या कर दे। तो सबसे पहले उसने गद्दी पर बैठते ही एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा था तुर्क ए चहलगामी, जो कि 40 छटे हुए तुर्कों का संगठन था, जिसे हम दल चालीसा के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण कार्य भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। दूसरा कार्य मैंने जैसा आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने टंका और जीतल नामक 2 मुद्राएं चलाई। टंका जो था वो चांदी का था, जीतल मतलब ता से तामा, वो तांबे का था। दूसरा कार्य जो इल्तुतमिश के कार्यकाल में था वो ये था कि इल्तुतमिश के समय थोड़ा धन की कमी हो गई थी, क्योंकि बाकी धन उनके पिताजी ससुर मार के चले गए थे, अभी बचा नहीं था। तो इन्होंने इक्ता प्रणाली को प्रारंभ किया, जिसमें यह कहा जाता है कि भूमि के बदले आप जो है, मतलब जब आपका वेतन देना होगा तो आपका वेतन के बदले आपको भूमि प्रदान कर दी जाएगी। ये एकता प्रणाली थी, इसको प्रारंभ करने वाला शासक था इल्तुतमिश, जिसने भारत में इसको प्रारंभ किया। हालांकि ये पहले से भी तुर्कों के बीच में प्रचलित थी, लेकिन भारत में इसको प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। दूसरा एक कार्य अगर इसके कार्यकाल में हम देखिए इल्तुतमिश के कार्यकाल में, वो ये था कि इल्तुतमिश के कार्यकाल में भारत की सीमाओं तक एक ख्वारिज्म का शासक था जलालुद्दीन मांगबरनी, वो भारत की सीमाओं तक आया, उसका पीछा कर रहा था एक मंगोल शासक। मंगोलों की समस्या यहाँ से प्रारंभ हो गई। भारत में आप देखेंगे लगातार मंगोल लोग आने लगे, तो मंगोल आक्रमणकारी जलालुद्दीन एक मंगोल आक्रमणकारी था, इसका नाम आपने पहले बार सुना होगा, चंगेज खां, जो कि जलालुद्दीन के शासक, जो जलालुद्दीन मांगबरनी नामक शासक जो एक ख्वारिज्म का कहा, उसका पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया। यहीं पर इल्तुतमिश की कूटनीतिकता देखी जा सकती है कि जैसे ही जलालुद्दीन भारत की सीमा तक आया और उसने इल्तुतमिश से ये कहा कि मैं भारत में प्रवेश करना चाहता हूँ, यहीं पे उसकी बुद्धिमत्ता थी कि उसने मना कर दिया।
अगर वो ये शायद ना मना करता तो शायद चंगेज खां भारत के अंदर भी आता तो स्थितियाँ कुछ और भी हो सकती थी। तो ये उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। उसके बाद जब ने एक कार्य और किया था, जो बचा हुआ कार्य था अपने ससुर का फागुनहिला का कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने पूर्ण करवाया था, और जिसमें कि 4 इमारतें थी। आगे हम और बात करेंगे कि इसमें 5 इमारतें कैसे बनवाई। उसी की पुत्री थी रजिया। देखिए, आप कह रहे बता दें, आपको ये बता दें कि आप रजिया के बारे में बहुत सी बात की, रजिया सुल्तान हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सी बातें होंगी, बिल्कुल भी नहीं है। रजिया सुल्तान के बारे में ऐसी कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी जो बताने वाली हो, क्योंकि रजिया के बारे में कहा जाता है कि उसके बारे में आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी ने लिखा भी है कि रजिया की सबसे बड़ी कमी थी वो महिला थी। तो महिला होना कमी तो नहीं है, लेकिन उस समय के कार्यकाल में अगर हम बात करें तो रजिया बेगम जो थी वो जब वो चूंकि वो पुरुषों की तरह कवा कुला पहनकर जब वो राज दरबार में आया करती थी, उस समय के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे जो अपने आप को माहिर फलक समझते थे, उनको ये बात बिल्कुल भी नहीं नापसंद गुजरी कि रजिया बेगम जो है वो इस तरह के वस्त्र पहनकर आती थी। इससे पहले जब उसकी बात करें, गद्दी में बैठ गया था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसका भाई था, तो वो अपने चूंकि इस तरह के वस्त्र पहना करती थी, स्वच्छंद मानसिकता की थी, उस समय के लोगों को पसंद नहीं था। आज भी बहुत सी जगह ये चीज़ है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और उसकी माँ इनके इन चीज़ों पर रोक लगाती थी। तो इस बात से इतना तंग आ गई, एक दिन जुमे की नमाज के दिन उसने जनता से गुहार लगाई कि मेरी भाईजान और मेरी अम्मी जान मेरी जान लेना चाहती थी। तो जनता का विद्रोह आप जानते ही हो, विद्रोह करके रजिया को गद्दी पर बैठा दिया। तो जब रजिया गद्दी बैठी, तमाम तरह से विद्रोह होने लगे। लोग उससे खुश नहीं थे, जो वहाँ के अधिकारी लोग थे, जो माहिर फरक लोग थे, जो उनके अमीर वर्ग के लोग थे, उलेमा वर्ग के लोग थे, उसको इस बात से बहुत ही गुरेज था कि एक महिला इस गद्दी पर बैठी। तो जितना भी 3 साल कुछ महीने कार्यकाल था, बड़ी इसी तरह से कष्ट रूप से व्यतीत होता रहा। उसी बीच एक नाम आया सामने आता है, इसका नाम है जलालुद्दीन याकूत का, जो कि अमीर आखूर जैसे पद पर नियुक्त था। तो जब रजिया वहाँ पर शासक बनी तो कुछ लोगों ने अल्तुनिया के साथ रजिया का नाम लेना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह महिला थी। तो उसको इस तरह से उसको अपमानित करने कुछ लोगों ने कहा कि अल्तुनिया का उनके साथ प्रेम संबंध भी है। और रजिया सुल्तान ने, क्योंकि उसे अमीर आखूर जैसे पद पर बैठाला था, उसको वो घोड़े पर बैठाया करता था। इसी बीच में तमरिन भटिंडा का शासक था जिसका नाम था अल्तुनिया। तो अल्तुनिया ने जब विद्रोह किया तो रजिया अपने साथ जलालुद्दीन याकूब को लेकर कैसे तमरिन वहाँ पर गई, और वहाँ पर जाने के बाद रजिया बेगम यानी रजिया सुल्तान और उसके साथी, इसका नाम है जिसे अल्तुनिया ने गिरफ्तार कर लिया, जलालुद्दीन याकूब, दोनों को कैद कर लिया। परंतु रजिया ने अपनी बुद्धिमत्ता से वहाँ पर अल्तुनिया के साथ एक संधि कर ली। तो बाद में उसकी जलालुद्दीन याकूब की हत्या कर दी गई और रजिया का उससे विवाह हो गया। ठीक, जब रजिया उसके साथ में अल्तुनिया के साथ में भारत वापस आ रही थी तो माना जाता है कैथर नामक स्थान पर रजिया की हत्या कर दी गई। रजिया ही दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी, क्योंकि गलती एक बार हो चुकी थी, दोबारा कोई नहीं करता। तो इसीलिए कहा जाता है दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी रजिया बेगम।